बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या इस भारत के अंदर अवैध रूप से आते हैं और आने के बाद पूरे भारत के अंदर पूरी योजना के साथ फैल जाते हैं और बड़े घिनौने और खतरनाक अपराधों को अंजाम देते हैं। आपको बताऊं, हाल ही में बेंगलुरु के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना का वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में बाकायदा दिखाया गया कि 4 युवक और एक युवती एक लड़की को जबरदस्ती उसको बलात्कार करते हैं और घिनौना बलात्कार करते हैं। उसको लेकर जब वीडियो वायरल खुद की उन लोगों ने जिन्होंने बलात्कार किया, सबसे पहले शुरुआत में लड़की का चेहरा मोहरा देखने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे वो लगाया जा रहा था कि लड़की कोई नॉर्थ ईस्ट की है, जिसको लेकर वीडियो वायरल की गई। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में उबाल आया, लेकिन जब उसकी जांच हुई ठीक से, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदा ट्वीट करा, उसकी जांच की, जानकारी के बाद ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी कि ये लड़की नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। फिर वो कहां की लड़की थी, उन लड़कों को पकड़ा गया। बेंगलुरु पुलिस ने उन लड़कों को ट्रेस किया और जब पकड़ा गया तो एक खतरनाक खुलासा हुआ, और वो खुलासा ये था कि ये लोग बांग्लादेश की ही लड़की को लेकर आए थे और बांग्लादेश से लड़की को लाकर यहां देह व्यापार में धकेलना चाहते थे। उस लड़की ने जब देह व्यापार करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने सजा के तौर पर, या यूं कहें सबक सिखाने के तौर पर, उसकी वीडियो बनाई। और वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद था कि लोगों के अंदर ये दहशत फैलाएं, लड़कियों के अंदर वो दहशत फैलाएं कि या तो इनका कहना मानो, नहीं तो ये विभत्स हत्या भी कर सकते हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पे उस वीडियो को अपलोड किया गया। ये जो अपराधी हैं, जो 4 लड़के और एक लड़की, ये बताता है कि किस तरह का नेक्सस इस भारत में काम कर रहा है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं, कहीं ये लूट में शामिल हैं, कहीं चोरी में शामिल हैं, कहीं डकैती में शामिल हैं। और जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो क्योंकि ये ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां अंदर एंट्री करने की हिम्मत लोकल पुलिस, 2, 4, 5 पुलिस वाले हों तो हिम्मत भी नहीं करते। पूरा एक गैंग ग्रो चल रहा है। और उसके पक्ष में जब सीए लागू करने की बात होती है तो सारे देश के विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी सबसे पहले घोषणा करती है कि मैं अपने राज्य में इसकी लागू ही नहीं करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और 12 विपक्षी दल इसको लागू नहीं होने देंगे, ये कसम खाते हैं। इसका मतलब ये जो 12 विपक्षी दल हैं, जिन लोगों ने केंद्र को बाकायदा ये चिट्ठी लिखी, सीए के विरोध के टाइम में विरोध में शामिल हुए, कई लोगों ने तो अपने यहां बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया और केंद्र को भेज दिया कि हमारे राज्य में इनको हम लागू नहीं करेंगे। ये सीधे सीधे लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो घुसपैठी आए वो आए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। जबकि आप जानते हैं कि जब किसी देश की सीमा में आप बगैर वीजा पासपोर्ट के एंट्री करते हो, अपने आप में ये बहुत भयंकर अपराध है। इसका मतलब ये विपक्षी दल इन घुसपैठियों को ये कह रहे हैं कि आप अपराध करो, हम आपके अपराध में शामिल हैं। लेकिन ये भारत है, ये भारत का संविधान है। पता नहीं कैसा संविधान है और इसमें ये धारा क्यों नहीं है कि अगर किसी अपराधी के साथ आप खड़े होते हो, यूं तो कोई चोरी अगर कर दे और चोरी के साथ चोरी का माल किसी के घर से बरामद होता है तो कानून कहता है, आईपीसी की धारा कहती है कि वो भी बराबर का हिस्सेदार है, उसको जेल हो जाती है। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोग, हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी के नाम पर छात्र नेता इन अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हैं, खुलकर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि सीए हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि सीए लागू हुआ तो घुसपैठियों को बाहर भगाया जाएगा, खोज खोज कर निकाला जाएगा। लेकिन बेशर्मी के साथ हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल इन घुसपैठियों का पक्षकार में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं देखें इन्हें कैसे निकाल दें। ममता बनर्जी बयान देती है चुनावी वोट लेने के लिए या इस देश को तोड़ने के लिए, वो भाषा इस्तेमाल करती है कि देखें हमारे होते हुए कौन निकाल देगा इन्हें। मतलब सीधा सीधा संविधान को चैलेंज है, भारत की कानून व्यवस्था को चैलेंज है, भारत की केंद्र सरकार को चैलेंज है। और ये चुनौती देश के कई राजनीतिक लोग दे रहे हैं, खुलकर दे रहे हैं। देखें कैसे आप सीए लागू हो। सीए लागू का मतलब केवल एक कानून के लागू होने से नहीं है, वो तो लागू हो गया, केंद्र के दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन जिस दिन इन घुसपैठियों को छांट छांट कर खोज खोज कर हमारी सरकार, हमारी सेना ये प्रयास करेगी
ये राजनीतिक दल पूरे दल बल के साथ विरोध में उतरेंगे। क्या हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि जब अवैध रूप से कोई यहां भारत में घुसा है, उसकी मदद करने वाले अपराधियों के मदद करने वाले माने जाएंगे और उनको जेल में सबसे पहले डाला जाएगा? अगर इन नेताओं को जेल में नहीं डाला गया, ये तिगड़मबाजी गणित लगाते रहे इस तरह के आंदोलन होगा, ये होगा तो क्या होगा, तब तक इस देश में इस कानून को कम से कम लागू नहीं किया जा सकता। और ये बेंगलुरु की बलात्कार की वीडियो ये बता रही है कि जिस तरह से आईएस वाले आतंकवादी, हमने देखा है कि जिस तरह से वो पकड़ लेते हैं लोगों को और पकड़ने के बाद गर्दन कलम करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। वीडियो क्यों बनाते हैं? ताकि उन आतंकी संगठनों के बारे में लोगों का ख्याल हो जाए कि बेटा अगर इनके विरोध में जाओगे तो इसी तरह सरकलम कर दिया जाएगा। डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए वो वीडियो वायरल की जाती है खुद से। इसी तरह ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये रोहिंग्याज, आज इनकी हिम्मत देखिए कि ये एक लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और इनके मन में भय नहीं है, क्योंकि शायद इनको पता है कि भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है कि यहां भारत के ही कई सारे वकील इनके साथ खड़े हो जाएंगे, इनकी जमानत कराने के लिए रात को 12 बजे 2 बजे कोर्ट खुलवाएंगे और कहेंगे इनको बलात्कार की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है, निर्भया के केस में देखा है, सालों लग गए। पूरा देश जिसके लिए खड़ा हो गया था, उसको बचाने के लिए कुछ वकील खड़े हो गए और उनकी दलील थी कि ये बलात्कार में शामिल नहीं थे। हर आतंकवादी के साथ खड़े हो जाते हैं। इस देश में गद्दारों की भरमार है और इसलिए इस देश में रोहिंग्या जो आए हुए हैं, जिनकी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की 3 करोड़ के ऊपर है, उनके आधार कार्ड बना दिए गए, उनके राशन कार्ड बना दिए गए, उनके बैंक खाते खोल दिए गए, उनको मकान तक दिए जा रहे हैं और वही ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आ जाती है। हम कहते हैं हमारे देश का संविधान है, हमारे देश की ये शान है, ये शान है कि जिन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या बॉर्डर के उस पार होना चाहिए, वो बड़ी शान से हमारे देश में आकर पश्चिम बंगाल के अंदर उन लोगों को मार भगा रहे हैं जिनके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी बांग्लादेश के रहने वाले थे, घर छोड़ के भाग रहे हैं। आज वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की भाषा हमारे देश के कुछ नेता बोल रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश की आजादी के 70 साल बाद हमारे भारत में हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है और उनके पक्षकार इस देश में मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर के बैठे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। किसके पैसे पे? मेरे टैक्स के पैसे पे। मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपनी गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा केंद्र सरकार को देता हूं, वो केंद्र सरकार उन पैसों को राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार के वे गुंडे, मवाली, बदमाश, भ्रष्टाचारी वो उन पैसों पे ऐश करते हैं। कोई कहेगा नेताओं को भ्रष्टाचार कह रहा है, नहीं, ये मैं एक किसी पर्टिकुलर ना तो पार्टी ना तो किसी नेता को कह रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि घर वापसी आना है तो पहले अपनी पत्नी को मेरे पास भेजिए। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं और खुलेआम घूमते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए बात करता हूं कि जो कोर्ट का, कानून का मजाक बनाते हैं, हॉस्पिटल में मरीज बनकर लेटते हैं, लेकिन वो होते सब ठीक ठाक हैं। आज इस देश में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में आज ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश उनकी शरणस्थली, उनका गेट बना है कि वो बांग्लादेश से घूमकर पश्चिम बंगाल पहले आइए, पश्चिम बंगाल सरकार में जो लोग बैठे हैं वो उनका स्वागत करेंगे, आइए आपका स्वागत है। उनके वहां जो एजेंट बैठे हुए हैं वो उनके लिए सारे कागज तैयार करेंगे और उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में उनको भेज देंगे। आज कौन सा हिस्सा भारत का ऐसा है जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? क्या ये हमारे देश के कानून की ये कमी नहीं है? क्या हमारे सरकार का खुफिया तंत्र की कमी नहीं है कि आज हम उनका पता नहीं लगा पाएंगे? और बांग्लादेश के जिस बॉर्डर को केंद्र सरकार अच्छे से जानती है कि एंट्री वहां से है रोहिंग्याओं की, हम चुनी हुई सरकार के चक्कर में रह जाएंगे, गणित इधर उधर का लगाते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, हमारे देश की कोर्ट सुनवाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। किसी नेता को आप पकड़ करके जेल में डाल सकते हैं? असंभव सा लगता है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, 4 नेताओं को पकड़ करके सीबीआई मेहनत करती है और आश्चर्य की बात
कि हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया सीबीआई को कि नेताओं की जांच करो, करोड़ों का घोटाला है। और जब वही सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट के आगे जाती है कि साहब इन नेताओं से पूछताछ करनी है, गिरफ्तारी दो, हमें दो, तो निचली अदालत, उपली अदालत, 2 लोगों की बेंच, 2 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच उनको कह देती है जाओ, छोड़ दिया, जमानत दो। कमाल है भाई। जिस सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हो जांच करो, शायद आपने तब कोई ईमानदार जज रहे होंगे, मैं जज की ईमानदारी और बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी हाई कोर्ट के जज थे और आज जमानत देने वाले भी हाई कोर्ट के जज हैं। आखिरकार जांच होगी तो कैसे? सवाल है। आज देश का आम नागरिक पूछ रहा है, सोच रहा है कि आज एक प्रदेश में कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ पूर्व पार्षद घपला घोटाला कर देते हैं, उनको जेल नहीं होती, नीचे मुचल के 1-2 लाख रुपए दो, छूट जाओ, जाओ, आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। अरे 2017 से, और केस तो और पुराना है, लेकिन 2017 से सीबीआई के पास एप्लीकेशन पड़ी है कि जांच करो और दोषियों को जेल में डालो। लेकिन आज सीबीआई जैसी संस्था किसी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डालने में कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली इस तरह की है कि जहां कानून, गवाह, सबूत, इन सब के चक्कर में सालों बीत जाएगी और जिनका पैसा, गाड़ी कमाई इन नेताओं ने हड़पी है, जिनने भी हड़पी है, मुझे नहीं पता किन्होंने हड़पी है, वो जब तक न्याय मिलेगा वो लोग तो मर चुके होंगे, आधे से ज्यादा, बहुत लोग तो मर गए इस उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा, हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। आज रोहिंग्याओं की मददगार बनी ये सरकारें, ये विपक्षी दल, ये बेशर्मी के साथ अपराधियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि एक एक घुसपैठी अपराधी है, बिना पासपोर्ट वीजा के इस देश में आया हुआ, और ये अपराधियों के साथ खड़े हैं। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि इतने सारे कानून बनाए, लेकिन सबसे पहले एक कानून बनाने की जरूरत है, और वो ये है कि जो भी अपराधियों के साथ खड़ा है, जो भी राजनीतिक दल देश के विरुद्ध गतिविधि में लिप्त लोगों के साथ खड़ा है, वो भी राष्ट्रद्रोह के केस में जेल के अंदर बंद होगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा, देशद्रोही, देश के गद्दार इसी तरह जयचंदों की तरह इस देश को गुलाम बनाने में काम करते रहेंगे। वंदे मातरम।